ही का तमाम ये कम्बो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान सर के साथ खबरों पर विश्लेषण शुरू किया जाए उससे पहले आपको बता दें कौन सी बड़ी खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत एक गेहूं की खबर के साथ। सरकारी गेहूं खरीद के नियमों में दी गई ढील। किन राज्यों में मिली ये ढील, कितनी मिली ढील, इस पर विश्लेषण करेंगे। आईएमएफ ने क्यों घटाया भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। अस्पतालों का फर्जी भाड़ा रोकने की तैयारी। कौन से फर्जी भाड़े हो रहे थे, क्या रोकने की तैयारी है, इस पर चर्चा करेंगे। रिटर्न के मामले में क्यों पिछड़े लार्ज कैप फंड इंडेक्स से भी कम रिटर्न दे पाए बड़े लार्ज कैप फंड, क्या वजह रही, ये जानेंगे। आईटी विभाग के निशाने पर चुनावी चंदा। किन लोगों ने ये दिया जो चुनावी चंदा, कौन निशाने पर है, क्या पकड़ा गया, क्या फ्रॉड हुआ, क्या घोटाला हुआ, इसकी विस्तार से पड़ताल करेंगे। और अदानी की कंपनियों में जोखिम ले रहे छोटे निवेशक, जी हां, छोटे निवेशक लगातार बड़े जोखिम में फंस रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसी क्या वजह है, क्या आंकड़े सामने आए हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत, जैसा मैंने कहा, गेहूं की खबर के साथ। देश के 3 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों यानी कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए सरकार ने गेहूं खरीद नियमों में ढील दी है। बेमौसम बरसात की वजह से प्रभावित हुई गेहूं की फसल को देखते हुए सरकार ने यह ढील दी है। अब सरकारी एजेंसियां किसानों से उस गेहूं को भी खरीदेंगी जिनमें दाना अधिकतम 18% तक सिकुड़ा हुआ है या टूटा हुआ है। इससे पहले मध्य प्रदेश के लिए भी गेहूं खरीद के नियमों में ढील दी गई थी। सर, और क्या ढील दी जा रही है सरकार की ओर से? गेहूं की खरीद को लेकर सरकार के अंदर चिंता भी दिख रही है। हालांकि अगर आप देखें कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि गेहूं की उपज या पैदावार पिछले साल से कम नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ सरकार इस कोशिश में है कि जैसा भी गेहूं बाजार में आ रहा है उसे खरीदा जा सके। और अब जो ताज़े आंकड़े आ रहे हैं वो थोड़े से चौंकाने वाले हैं नुकसान को लेकर। जो ताज़ा आंकड़ा आया है उसमें अब बाजार में जो गेहूं आ रहा है जिसकी खरीद के लिए एफसीआई से कहा गया है, उसमें मॉइस्चर का या नमी का कंटेंट 20% तक, यानी 20% तक भीगा गेहूं एजेंसियों को खरीदना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि जो आंकड़ा आया है कि अभी तक जो बारिश हुई थी, बेमौसम बारिश हुई थी मार्च और अप्रैल में, उससे 11 लाख हेक्टेयर इलाके में फसल पर असर पड़ा है और करीब करीब 1.82 लाख फार्मर्स प्रभावित हुए हैं इस बारिश से। इसलिए उनका जो फसल है, उनकी जो कटाई के बाद गेहूं आया है, वो उस गेहूं की क्वालिटी बेहद ख़राब है। बट लेकिन एफसीआई ने कोई कहा गया है कि उस गेहूं को खरीदे। और अब तीसरे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य में पंजाब और हरियाणा के बाद राजस्थान में भी इस बात की इजाज़त दी गई है कि वो इस गेहूं को खरीदे। दुविधा यहाँ ये है कि इस गेहूं को के रखरखाव में होने वाला खर्च, एफसीआई की तरफ से इसका इस्तेमाल और ये कहाँ बांटा जाएगा और कैसे बांटा जाएगा, ये सवाल हमेशा बड़ा होता है। और इसीलिए एफसीआई या बाकी एजेंसियाँ गेहूँ में खासतौर पर भीगा हुआ गेहूँ खरीदने में मुश्किल महसूस करती हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल और इसका रखरखाव करना मुश्किल होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान में 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की है और ये घटाकर 5.9% कर दिया है। आईएमएफ का कहना है कि 2023-24 के दौरान भारत में औसत रिटेल महंगाई, खुदरा महंगाई घटकर 4.7% पर आ जाएगी और चालू खाता घाटा जीडीपी का 2.2% रहेगा। 22-23 के लिए, यानी कि जो साल खत्म हुआ अभी मार्च में ही, उस दौरान जो औसत महंगाई रही, खुदरा महंगाई, उपभोक्ता महंगाई जिसे हम कहते हैं, वो 6.7% रही, यानी कि आरबीआई के स्तर से, सहनीय स्तर से ऊपर ही रही पूरे साल का औसत अगर देखें। चालू खाता घाटा जीडीपी का 2.6% अनुमान है, इतना रहेगा। पिछले हफ्ते आरबीआई ने जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पेश की थी तो उसमें जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% लगाया था और अगर आप उस हिसाब से देखें तो आईएमएफ का ये अनुमान 60 बेसिस पॉइंट कम है। सर, पहला सीधा सवाल ये कि ग्रोथ का अनुमान घटाया क्यों? आईएमएफ की तरफ से सबसे बड़ी कटौती है भारत के अनुमान में। अगर आप इससे पहले 2 अनुमान देखें जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की तरफ से आए थे, जिसमें जो वर्ल्ड बैंक का अनुमान था वो FY24 के लिए, यानी इस वित्त वर्ष के लिए जो चल रहा है उसके लिए 6.3% का था, और एडीबी ने जो अनुमान दिया था वो 6.4% का था। और इसके बाद अगर भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान को देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इससे थोड़ा ज़्यादा उत्साही और आशावादी अनुमान 6.5% का दिया था। लेकिन पहली बार दुनिया की किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने लंबे अरसे के बाद भारत की आर्थिक विकास दर 6% से नीचे जाने की भविष्यवाणी की है। लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और हमने अलग अलग कारकों के जरिए आपको बताने की कोशिश की है कि 2024 भारत की आर्थिक विकास दर के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इस अनुमान में IMF ने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ इशारा किया है। एक तो ये कि जो ब्याज दरें बढ़ी हैं उनका असर अर्थव्यवस्था पर आने वाले समय में दिखाई देगा, जिसके कारण
पूंजी की महंगी लागत से की वजह से निवेश में कमी आएगी। दूसरी जो बुनियादी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 3 साल से 4 साल से फेस कर रही है, डिमांड की समस्या, मांग नहीं है, के शेप रिकवरी है, ऊपर के हिस्से में तो मांग है पर बड़े बाजार में मांग नहीं दिखाई दे रही, खपत की मांग नहीं आ रही है, ये दूसरी बड़ी वजह है। और तीसरा और महत्वपूर्ण वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मंदी दिख रही है, निर्यात में जो मंदी दिख रही है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्भरता बड़े पैमाने पर ग्लोबल ग्रोथ पर है और ग्लोबल ग्रोथ में भी गिरावट का अनुमान IMF ने दिया है, जो कि अन्य एजेंसियों से भी आ रहा है, उसका असर भी भारत की आर्थिक विकास दर पर पड़ेगा। इन तीनों वजहों के कारण भारत की आर्थिक विकास दर में गिरावट का ये सबसे कंजर्वेटिव, सबसे तेज, सबसे नीचे आया हुआ अनुमान है। अब इसके बाद अन्य एजेंसियां क्या बताती हैं, इस पर निगाह रहेगी। सर दूसरा बड़ा अनुमान जो है वो महंगाई को लेकर है। महंगाई को लेकर ये नजरिया क्यों बन रहा है सर? भारत में तो अगर आप देखें तो कई मोर्चों पर चुनौती दिख रही है, फिर ये महंगाई 4.7% रह जाने का अनुमान। IMF के इस आंकड़े के पीछे कई सारी चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं। IMF को ये उम्मीद है कि आने वाले समय में रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर हमें महंगाई दर पर दिखाई देगा। ये बात सही है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में जो सख्ती की है, बढ़ोतरी की, उसका असर दिखाई देना चाहिए। और इसके अलावा उसे IMF ये भी मान रहा है कि भारत में महंगाई की दर आने वाले कुछ महीनों में नीचे आएगी। पर यहाँ भी एक चीज़ वही है जिसको लेकर अंधेरा है, और वो है मौसम का हाल, वो है एल निनो का असर, वो है सूखे की संभावना। ये संभावनाएं इस IMF के अनुमान में भी पूरी तरह नहीं आई हैं, उन्हें शामिल नहीं किया गया। तो अगर वो संभावनाएं आती हैं और महंगाई की दर ऊपर रहती है तो वो शायद IMF आने वाले समय में इसे रिवाइज करेगा। लेकिन यहाँ एक जो गुत्थी है, जो पहली है, वो ये कि भारत में महंगाई की दर कम होने के बाद भी आर्थिक विकास दर बढ़ने की संभावना नहीं दिखाई दे रही, और ये एक जटिल परिस्थिति है। इसका मतलब ये कि अगर भारत में कीमतें घटेंगी भी तो उससे डिमांड को बढ़ोतरी मिलने की गुंजाइश नहीं है, और ये दुविधा इस साल भारत की अर्थव्यवस्था के सामने दिखाई देगी। कि इसका मतलब यह कि भारत में महंगाई कम होने के बाद भी लोगों की परचेजिंग पावर, उनकी खरीदने की क्षमता या उनकी आय में इतनी बढ़ोतरी नहीं होगी कि इस कम महंगाई का लाभ उठाकर भारत में मांग को वापस लौटाया जा सके। महंगाई दर कम होने पर महंगाई वास्तविक रूप से कम होगी कितनी, ये हमें बाद में पता चलेगा। पर महंगाई को लेकर अभी स्थिति काफ़ी खुली हुई है, काफ़ी ओपन है। अगर आप ये कहें कि महंगाई को लेकर, भारत में महंगाई को लेकर दुनिया भर की एजेंसियों की फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, क्योंकि मौसम के जो अनुमान हैं वो इस बात को निर्धारित करेंगे कि खरीफ की फसल कैसी रहती है और आने वाले समय में गर्मी का असर भारत की कृषि पर कैसे पड़ता है। अस्पतालों में फर्जीवाड़ा हो रहा है और इंश्योरेंस कंपनियों का संगठन जनरल इंश्योरेंस काउंसिल इसे रोकने के लिए प्रयास कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनियों के संगठन जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है जो फर्जीवाड़ा करते हैं। फर्जीवाड़ा पकड़ने के लिए जनरल इंश्योरेंस काउंसिल स्वास्थ्य बीमा पर कॉमन इंफॉर्मेशन पोर्टल तैयार कर सकता है। फर्जीवाड़ा करने वाले अस्पतालों को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। सर, ये फर्जीवाड़ा हो क्या रहा है जिसको रोकने की तैयारी है? 2 तरह के फ्रॉड इंश्योरेंस में सामने पकड़े गए हैं और इंश्योरेंस कंपनियां इसको लेकर काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने रेगुलेटर से भी इस मामले में बात की। करीब 30 कंपनियों ने मिलकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसका जिक्र शुभम ने किया। वो इन 2 फर्जीवाड़ों को पकड़ने और समझने और रोकने की कोशिश करेगा। पहला और महत्वपूर्ण काम यह है कि जब भी कोई व्यक्ति बीमा के साथ किसी अस्पताल में भर्ती होता है या दाखिल होता है तो वो अस्पताल उससे ज़्यादा पैसा लेते हैं सामान्य मरीज की तुलना में, और उसका बीमा का क्लेम बढ़ाने के लिए वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जोड़ देते हैं जो उसे इलाज के तौर पर दी ही नहीं गई। और चूँकि मरीज को या जो इलाज करने वाले, उपचार करने वाले लोग हैं, उनके तीमारदारों को भी पता नहीं होता है कि लागत किसकी लगती है, पर इसमें बाद में पता चलता है कि बीमा कंपनी से अधिकतम क्लेम लेने के लिए सारी व्यवस्था की गई थी। इसे पकड़ने की कोशिश ये पोर्टल करेगा, और ये पोर्टल आपस में बीमा कंपनियां एक दूसरे से सूचनाओं को शेयर करेंगी। इससे हमें एक उम्मीद जगती दिखाई देती है कि बीमा के अगेंस्ट में मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, शायद उनका कुछ स्टैंडर्डाइजेशन सामने आ पाएगा, क्योंकि एक ही सेवा के लिए एक हॉस्पिटल जितना पैसा ले रहा है, उसी सेवा के लिए दूसरा हॉस्पिटल कितना पैसा ले रहा है, ये हमें उससे पता चलेगा। बीमा कंपनियों की कोशिश ये है कि उन्हें बहुत ज़्यादा क्लेम्स देने पड़ रहे हैं इस वजह से, जबकि वो वास्तविक रूप से मरीज को वो सेवाएं अस्पताल में नहीं मिलती। तो ये तो पहला हिस्सा है। बीमा कंपनियों के कैशलेस क्लेम्स जो हैं वो अब लगभग 100% हो चुके हैं। 55% थे पहले, बढ़कर 100% हो गए, और जो कैशलेस क्लेम्स हैं इनके कारण अस्पताल उसमें बहुत सारी सेवाएं जोड़ते हैं। दूसरा फ्रॉड या दूसरी जो समस्या है वो बीमा धारकों की तरफ से आ रही है।
इस तरीके के मामले भी सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों ने अपने बीमा की पॉलिसी का इस्तेमाल किसी अस्पताल के साथ मिलकर किया है। वो वास्तविक रूप से बीमार नहीं थे, पर उन्होंने वहाँ भर्ती दिखाया अपने आप को और अस्पताल के साथ मिलकर एक कमीशन के जरिए वो बीमा की राशि वापस ले ली। ये दूसरा महत्वपूर्ण फ्रॉड है जो बीमा क्षेत्र में हो रहा है। इन दोनों को पकड़ने के लिए इन दोनों को रोकने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों ने एक समूह बनाया। साल 2022 के दौरान देश की अधिकतर लार्ज कैप फंड्स उतना भी रिटर्न नहीं दे पाए जितना रिटर्न इंडेक्स ने दिया। ये इंडेक्स BSE 100 है। S&P डाउ जोन्स ने अपनी एक रिपोर्ट में जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2022 के दौरान देश के 87% से ज़्यादा लार्ज कैप फंड का रिटर्न BSE 100 इंडेक्स के फंड से भी कम रहा। BSE इंडेक्स 100 फंड ने जो रिटर्न दिया वो था 6%, यानी कि 87% फंड ऐसे थे, 100 में से 87 फंड ऐसे थे जिनका रिटर्न 6% से भी कम था। रिटर्न के मामले में अगर आप देखें तो बॉन्ड फंड ने फिर भी बाजी मारी है। 45% बॉन्ड्स फंड्स का जो रिटर्न था वो BSE 100 से कम रहा है, बाकी का ज़्यादा रहा है। सर, लार्ज कैप फंड क्यों नहीं दे पाए रिटर्न? औसतन अगर आप ये जो रिपोर्ट हमारे पास स्टैंडर्ड पुअर की रिपोर्ट आई उसे औसतन अगर करीब देखें शुभम, तो 2022 में ज़्यादातर फंड्स के रिटर्न बेंचमार्क से कम रहे। ELSS का में भी करीब करीब 76 से 70% फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया। मिड और स्मॉल कैप में भी में आंकड़ा दिखाई दे रहा है कि करीब 55% के आसपास जो इक्विटी में मिड और स्मॉल कैप फर्म थे उन्होंने अंडर परफॉर्म किया जो BSE का S&P BSE 400 इंडेक्स है। गवर्नमेंट बॉन्ड फंड्स में भी 68% फंड ने अंडर परफॉर्म किया। अब ये आंकड़ा समझना ज़रूरी है क्योंकि आपके लिए और हमारे लिए ज़रूर आवश्यक है कि ये म्यूचुअल फंड में निवेश की एक तस्वीर बताता है, जिस तस्वीर को हमें गहराई से समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सारे फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन कई सारे फंड्स, बड़ी संख्या में ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने बाजार के बेंचमार्क को या बाजार की जो दौड़ थी उससे वो पिछड़ गए। और इसमें कहीं ना कहीं उस फंड की समस्या है, कहीं ना कहीं उस फंड के मैनेजमेंट में समस्या है, उसके प्रोसेस में समस्या है। लार्ज कैप फंड्स में भी कुछ फंड्स ऐसे थे जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है और उन्होंने बाजार को बीट किया है। ये समझना ज़रूरी है निवेशकों के लिए कि अगर वो निवेश कर रहे हैं और उनके पोर्टफोलियो में जिस कैप का फंड है, लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, बॉन्ड फंड है, ELSS फंड्स है, तो ये ध्यान देखें कि क्या उनका फंड उनमें शामिल है जिन्होंने पिछले साल बाजार को बीट भी किया था, या वो ऐसे घोड़े पर दांव लगाकर बैठे हुए हैं जो रेस में पीछे दौड़ रहा है, उल्टा है और आगे नहीं जा रहा है। और यही मौका होता है साल की शुरुआत में जब ऐसी रिपोर्ट्स आने के बाद आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को करीब से गहराई से देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। और अगर आपको सलाह चाहिए तो आप हेलो मनी 9 में आकर म्यूचुअल फंड विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास जो फंड है वो वास्तव में वो लंबी रेस का घोड़ा है, वो आपको उतना रिटर्न देगा कि नहीं देगा। क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने और कम डिपॉजिट की वजह से भारतीय बैंक कामकाज चलाने के लिए बैंकिंग व्यवस्था के बाहर से पूंजी जुटाने का विचार कर रहे हैं। पहली व्यवस्था ये होती है कि जमाकर्ताओं का पैसा आया और उसका कर्ज दे दिया, लेकिन जब जमा कम आ रही है और कर्ज की मांग बढ़ रही है, ऐसे में दूसरे स्रोतों से फंड जुटाया जा रहा है। कल ही हमने आपको बताया था कि देश का सबसे बड़ा बैंक SBI विदेशी बॉन्ड के जरिए $2 अरब जुटाने की योजना बना रहा है। आज खबर आई HDFC की तरफ से। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक HDFC पूंजी जुटाने का फैसला करा है और उसने ये कहा है कि 12 महीने के दौरान HDFC बैंक बॉन्ड्स के जरिए 50,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाएगा। 15 अप्रैल को बोर्ड की बैठक है बैंक के, इस पर फैसला हो सकता है। सर, पूंजी के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों चल रही है? ये खबर फिर हमने जैसे कल कहा था कि हमारे लिए, भारत के बैंकरों के लिए और भारत में बैंक पे निवेश करने वाले और बचत रखने वालों को एक खबर बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। भारत के बैंक किस समस्या से परेशान है, उनके भीतर आखिर चल क्या रहा है, ये उसके संकेत हैं। भारत सबसे बड़े सरकारी बैंक ने कल कहा कि विदेश से पैसा लेकर आएगा। अभी उसने 8-9% पर भारतीय बाजार से पैसा उठाया। अब निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक 50,000 करोड़ रुपए बॉन्ड के जरिए इस साल उठाएगा। और यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि बॉन्ड के जरिए पैसा उठाना उतना महत्वपूर्ण नहीं, वो किस ब्याज दर पर उठाया जाएगा। इस समय भारतीय बाजार में अभी जब रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव रोका और ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की, तब थोड़ी सी गिरावट दिखाई दी, नहीं तो 7% के आसपास की दरें बाजार में बनी हुई हैं। चुनौती इन बैंकों के सामने दो तरीके की। एक चुनौती ये है कि जो कोविड के दौरान जो लोन दिए गए थे, जो SMEs को लोन दिए गए थे, उन RBI का मानना है कि उनमें से कुछ के NPAs अगले साल हमें सामने दिखाई देंगे। दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि उनके पास जमा नहीं है, बैंकों के पास डिपॉजिट की ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रही है, जबकि क्रेडिट की का ऑफटेक काफ़ी ज़्यादा है। क्रेडिट की ग्रोथ अलग है, हालांकि एक अलग बहस का मुद्दा है कितने क्रेडिट के बाद भी अर्थव्यवस्था में डिमांड और ग्रोथ नहीं दिखती उस तरीके की जितना क्रेडिट ऑफटेक बाजार में दिखाई दे रहा है। लेकिन बैंकों
ये संतुलन बनाने में मुश्किल आ रही है कि उनके पास कर्ज लेने वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं और पूंजी कम आ रही है, और इसलिए बैंकों को अब सरकार का भरोसा छोड़कर, सरकारी बैंकों को भी और प्राइवेट बैंकों को भी, अन्य रास्तों का, जमाकर्ताओं का भरोसा छोड़कर सीधे बाजार में कर्ज लेने के लिए जाना पड़ रहा है। यानी अब बैंक आगे जब कर्ज बांटेंगे तो उससे पीछे वो कर्ज लेंगे, और यहीं से बैंकों की सबसे बड़ी पहेली और दुविधा शुरू होती है शुभम, कि बैंक जिस दर पर कर्ज लेंगे उस दर के आगे वो किस दर पर कर्ज दे पाएंगे और उसे वो कैसे चुकाएंगे, जबकि भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ब्याज दरें पिछले 5-6 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर मौजूद हैं। HDFC बैंक जैसा बैंक और SBI जैसे बैंक्स को अगर साल में 50,000 करोड़ रुपए के आसपास की बारोइंग की ज़रूरत पड़ सकती है, तो छोटे बैंकों की वित्तीय स्थिति क्या होगी? जो मझोले स्तर के बैंक हैं वो क्रेडिट की मांग को कैसे पूरा कर पाएंगे, वो कैसे संचालन कर रहे होंगे, ये हमें देखना होगा। और इस दृष्टि से अब ये साल भारत की बैंकों को करीब से देखने का साल रहेगा। और ये केवल बैंकों की बात नहीं है, कंपनियां भी अलग अलग सोर्स से पैसा जुटाने की बात करें। आज 3 कंपनियों से जुड़ी खबर आई, जैसे माइनिंग कंपनी वेदांता ने कहा कि वो 1.5 से 2 अरब डॉलर का फंड जुटाने की योजना बना रही है। रिलायंस रिटेल की तरफ से ये खबर आई कि वो वेयर हाउस संपत्ति को मोनेटाइज करके 2.5 से 3 अरब डॉलर जुटा सकती है। शपूर परुंजी ग्रुप की तरफ से भी एक खबर आई कि वो संपत्ति को बेचकर 2 अरब डॉलर जुटाने की योजना बना रहे हैं। इसकी एक वजह आप ये भी मान सकते हैं क्योंकि कर्ज बहुत महंगा है, तो कंपनियों को लग रहा है कि दूसरे रास्तों से भी पैसा जुटाया जाए। अगली खबर इनकम टैक्स विभाग से आई। टैक्स बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों को की गई फंडिंग आयकर विभाग की निशाने पर है, रडार पर है। आरोप है कि टैक्स बचाने के लिए 2018-19 में कई लोगों ने राजनीतिक फंडिंग के नाम पर अपने खातों से पैसा पार्टियों को दिया और घुमा फिराकर वो पैसा बाद में कैश के जरिए ले लिया। सर, ये घोटाला कैसे हुआ? पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या है इसकी? भारत के राजनीतिक दल टैक्स सिस्टम का ब्लैक होल हैं। भारत के राजनीतिक दलों में जो चंदा जाता है उसको, उनमें टैक्स की लगभग ना के बराबर पड़ताल है। जितनी पड़ताल एक आम टैक्स पेयर से जितने सवाल पूछे जाते हैं, उसके 1% सवाल भी राजनीतिक दलों से नहीं पूछे जाते। और ये बात स्पष्ट रूप से सबको पता है, चुनाव आयोग को पता है, इनकम टैक्स को पता है, भारत की में सारी सरकारों को पता है। और ये घूम घूम कर इस तरीके के घोटाले हर 3 साल बाद 4 साल बाद निकलते हैं। तरीका बहुत आसान और बहुत सामान्य है। राजनीतिक दलों को लोग अपनी पूंजी से पैसा देते हैं, वो पूंजी राजनीतिक दल किसी उनके ही वेंडर को किसी सर्विस के लिए दे देते हैं और उस वेंडर का बिल लेकर वो चुनाव आयोग को खर्च के तौर पर दिखा देते हैं और बाद में पैसा सर्टेन कमीशन के बाद वापस उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है जिसका वो पैसा होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत के राजनीतिक दलों के लिए एक खास तौर पर एक अपारदर्शी, नॉन ट्रांसपेरेंट कोना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बना हुआ है, इनकम टैक्स कानून में बना हुआ है, जहां वो पूरी तरह अपारदर्शी संचालनों में रहते हैं। अभी जो ताज़ा मामला है 2018-19 के मामले के ट्रांजेक्शंस का है। इसमें में जो बड़ा ट्रांजेक्शन का मामला निकल कर सामने आया है, ये चंदे करीब 50,000 रुपये से नीचे के चंदे हैं, जिन छोटे और मझोले चंदे जो दिए 50 लाख रुपए से ऊपर के नीचे के चंदे हैं जिनको राजनीतिक दलों को दिया गया और उन्हें इसी रास्ते से कमीशन के जरिए वापस का जिसने दिया उसने अपने पास वापस हासिल कर लिया। और इसका समाधान सिर्फ यही है कि भारत में राजनीतिक दलों के लिए भी इनकम टैक्स की पारदर्शिता के नियम उतने ही सख्त होने चाहिए, बल्कि शुभम आम लोगों से ज़्यादा सख्त होने चाहिए। जितनी पारदर्शिता और जितनी इंफॉर्मेशन रिटर्न और जितने सवाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आम टैक्स धारकों से पूछता है, अगर वैसे ही सवाल वो राजनीतिक दलों से पूछे, जितने सवाल वो कंपनियों से पूछता है उतने सवाल भी राजनीतिक दलों से पूछे, तो शायद इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। चीन यात्रा के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का बयान दुनिया भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मैक्रोन ने कहा था कि यूरोप को अमेरिका के ऊपर निर्भरता कम करने की ज़रूरत है और ताइवान पर अमेरिका तथा चीन के विवाद में यूरोप को दूर रहना चाहिए। मैक्रोन के इस बयान की यूरोप में निंदा हो रही है और फ्रांस सरकार के कई अधिकारी इस मुद्दे पर राष्ट्रपति का बचाव कर रहे हैं। सर, ऐसा क्यों कहा मैक्रोन ने? बड़ी उथल पुथल मची है शुभम। अगर आप भारत से बाहर देखें तो यूरोप में जिस तरीके के राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत के संदर्भ में भी और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी। 3 बड़े महत्वपूर्ण यूरोपियन नेता पिछले 2 हफ्ते के भीतर चीन गए और चीन के साथ अपने नए रिश्तों की दुहाई दी। मैक्रोन की बात शुभम ने आपको बताई, जिस पर हम आगे आएंगे, कि मैक्रोन ने एकदम यूरोप से एक अलग, पूरा यूरोप का जो रुख था जो अभी तक अमेरिका के साथ था उससे बिल्कुल अलग रुख लिया। लेकिन उसके साथ यूरोपियन समुदाय के प्रमुख वान डेर भी गए और स्पेन के प्रधानमंत्री भी चीन गए।
और ये तीनों दौरे अभी हाल में हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, इन दौरों से, इनके बाद आए बयानों से आपको लगेगा कि यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, एक तरफ नाटो को एकजुट करने की बात चल रही है, अमेरिका के करीब होने की बात चल रही है, दूसरी तरफ चीन का इन्फ्लुएंस, चीन का दबाव इतना बढ़ रहा है कि अर्थव्यवस्थाएं दूसरी तरफ जा रही हैं। मैक्रोन ने जो कहा वो यूरोप की स्थापित रणनीति के आज से बिल्कुल उलट है। मैक्रोन ने यह कहा कि यूरोप को अपनी स्वतंत्र पॉलिसी बनानी चाहिए, मतलब उसे अमेरिका की छाया से निकल आना चाहिए। उसे ये देखना चाहिए कि अमेरिका और चीन के विवाद में मोहरा ना बन जाए, जैसे कि उनका इशारा यह था कि रूस और अमेरिका के विवाद में कहीं वो मोहरा तो नहीं बन रहा है। और एक किस्म की यूरोपियन सॉवरेनिटी जो कि अमेरिका के प्रभाव से बाहर निकलने की कोशिश है, इसकी तरफ इशारा किया मैक्रोन ने। फ्रांस और अमेरिका के रिश्ते थोड़े ढीले हैं पिछले दिनों से इसकी भी झलक इसमें देखी जा रही है। पर इससे ज़्यादा झलक इस बात की देखी जा रही है कि चीन ने मध्य एशिया के बाद, सेंट्रल एशिया के बाद और एशिया के देशों के बाद यूरोप की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करना शुरू कर दिया। मैक्रोन और फ्रांस और चाइना के रिश्तों का सबूत, जो नए रिश्ते सामने आ रहे हैं, जिसे देखकर शायद व्हाइट हाउस को बहुत दिक्कत हो रही होगी, वो उन रिश्तों का आधार न्यूक्लियर एनर्जी बताया जा रहा है। 51 पॉइंट का सहयोग स्टेटमेंट मैक्रोन और शी जिनपिंग ने जारी किया, ठीक उस समय जबकि अमेरिका की ये कोशिश थी कि चीन से अलग यूरोप एक अलग ध्रुव में उनके साथ रहे, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर है। चीन की न्यूक्लियर एनर्जी की क्षमताओं के साथ फ्रांस सहयोग करना चाहता है। फ्रांस के पास भी पुरानी न्यूक्लियर क्षमताएं हैं। दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर कंपनी कभी जो हुआ करती थी, अरे वाह, वो फ्रांस की है। चीन की कंपनियों ने न्यूक्लियर एनर्जी में काफ़ी बड़ा काम किया। यूरेनियम के काफ़ी रिजर्व पूरी दुनिया में चीन ने लिए हैं। ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ चीन और फ्रांस के बीच में रिश्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। स्पेन भी चीन के साथ खड़ा दिख रहा है इस पूरे मामले में। अब ये घटनाक्रम किस तरह से मोड़ लेगा, यूरोप के बाज़ारों में चीन का क्या दबदबा होगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। एकाधिकार के दुरुपयोग को लेकर भारत में कंपटीशन कमीशन ने जिस तरह से गूगल पर जुर्माना लगाया है, उसी तरह का जुर्माना दक्षिण कोरिया ने भी लगाया है। दक्षिण कोरिया में गूगल पर $3.2 करोड़ का जुर्माना लगा है। गूगल पर आरोप है कि उसने दक्षिण कोरिया के स्थानीय प्रतिस्पर्धियों को बाजार से खत्म किया है। इधर भारत में गूगल पर जुर्माना लगने के बाद सरकार इस तरह के कानून पर विचार कर रही है जो दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों के एकाधिकार को कम कर सकें। भारत में कई स्टार्टअप ने गूगल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और गूगल के इन ऐप बिलिंग सिस्टम के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए। सर, क्या है ये नया ऐप बिलिंग सिस्टम? गूगल के साथ जो कंपटीशन कमीशन का विवाद चला था और जिसके बाद गूगल के पर जुर्माना लगाया गया था, वो मामला यही था कि गूगल अपने एंड्रॉयड ऐप सिस्टम से, अपने गूगल प्ले स्टोर से ऐप्स के साथ पक्षपात करता है। सारे ऐप्स को एक जैसा बाजार नहीं देता और किसी भी मोबाइल फ़ोन में आप तक या ग्राहकों तक पहुँचने के लिए गूगल तमाम तरीके की शर्तें लगाता है और ऐप को डिस्करेज करता है। और एक किस्म की मोनोपोली थी जो एंड्रॉयड सिस्टम के जरिए बनी थी। इस पर दुनिया में अलग अलग जगह फैसले हुए, यूरोप में भी हुए, कोरिया के फैसले का जिक्र भी शो ने किया। भारत के नियामक ने भी गूगल पर क्रैकडाउन किया, गूगल को जुर्माना देना पड़ा और गूगल से कहा गया कि अपने एंड्रॉयड के पूरे सिस्टम को डेमोक्रेटाइज करेगा, उसको लोकतंत्रीकरण करेगा, जिसमें बाकी ऐप बनाने वालों को के साथ एक समान व्यवहार किया जा सके और किसी के साथ पक्षपात ना हो। अब हुआ यह कि गूगल ने उसे मान तो लिया, लेकिन गूगल ने अपनी ऐप की बिलिंग सिस्टम में बदलाव किया है और एक किस्म की जो सर्विस फीस लगाई जाती है ऐप डेवलपर्स पर, उसको ज़्यादा पेचीदा बना दिया गया है। और जिस चीज़ को लेकर ऐप डेवलपर कोर्ट गए हैं, वो मान रहे हैं कि जब से कंपटीशन कमीशन का फैसला आया है उसके बाद गूगल ऐसी प्रणालियां बना रहा है जिससे भारतीय ऐप निर्माताओं को और बाकी ऐप निर्माताओं को मोबाइल फ़ोन में पहुंचने में प्ले स्टोर से डाउनलोड में प्रमोट करने में दिक्कत हो रही है। इसमें 15 से 30% तक की जो सर्विस चार्ज है वो लगा दिया गया। और इसके अलावा गूगल ने अपने पुराने सिस्टम से बाहर निकलने के लिए बहुत सारी शर्तें लगाई हैं जिनका पालन करना ऐप्स के लिए मुश्किल हो रहा है। और इसलिए ऐप्स को इस आदेश का, कंपटीशन कमीशन के इस आदेश का और बाजार में कंपटीशन को स्वस्थ बनाने का जो आदेश है उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सर, एप्पल पर भी इस तरह का एक मामला चल रहा है। एप्पल भी बुरी तरह फंसा हुआ है। एप्पल के साथ भी एक ताज़ा मामला आया है जिसके ऊपर कंपटीशन कमीशन ने अपना फैसला कर लिया है। माना जा रहा है कि एप्पल पर भी ठीक लगभग इसी तरीके से अपने iOS स्पेस के इस्तेमाल को लेकर कार्रवाई हो सकती है। और अब चूंकि चर्चा और सनसनी इसलिए ज़्यादा है शुभम, क्योंकि गूगल पर बहुत बड़ा जुर्माना लगा था और यही वजह अगर एप्पल के साथ भी होती है तो एप्पल को भी पर भी बड़ा जुर्माना लगाना पड़ सकता है। एप्पल पर भी वही आरोप है कि उसका जो अपना iOS सिस्टम है, वो सिस्टम और उसका जो ऐप स्टोर है वो
सारे ऐप निर्माताओं के साथ सही नियम पारदर्शिता नहीं बरतता, उनके साथ पक्षपात करता है। और चूंकि ऐप स्टोर पर तो बहुत सारे ऐड फ्री नहीं है, पेड ऐप हैं जिन पर पैसा भी देना पड़ता है, तो वहाँ पक्षपात के आरोप थोड़े ज़्यादा गहरे बताए जा रहे हैं। चलिए अब रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की ओर। आज कई दिनों के बाद दिन की सबसे बड़ी खबर आई अदानी समूह से। कुछ नए आंकड़े आए बाजार में जो ये बताते हैं कि अदानी समूह के शेयरों को कोई खरीद रहा है और कोई बेच रहा है। सबसे पहले बीते 8 दिनों से भारतीय शेयर बाजार में लगातार तेजी बनी हुई है। आज लगातार 8वां कारोबारी सत्र ऐसा था जब भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए, ठीक ठाक बढ़त, आधे % से ज़्यादा की बढ़त के साथ दोनों इंडेक्स बंद हुए। इस बीच अदानी शेयरों का अगर आप हाल देखें तो वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ केवल 4 कंपनियाँ ऐसी थीं जो बढ़त के साथ बंद हुई, बाकी 6 में गिरावट थी। यानी कि ये बताता है बाजार का रुख कि भले बाजार में तेजी हो, लेकिन अदानी समूह में अभी लोग बिकवाली भी कर रहे हैं, तेज बाजार के बीच भी। लेकिन ग्रुप पर आई रिपोर्ट के बाद 24 जनवरी का वो दिन था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद तेज गिरावट में लोगों ने बेचा ही नहीं, खरीदा भी है। जी हाँ, और खरीदने में सरकारी जीवन बीमा कंपनी LIC भी शामिल है। तिमाही आंकड़े आते हैं, तिमाही आंकड़ों के बाद ये पता चलता है कि कौन से लोगों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, किन्होंने कम की। हिस्सेदारी पता उन्हीं की चलती है जिनकी हिस्सेदारी में 1% का कम से कम बदलाव होता है, कि अगर किसी कंपनी ने 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी खरीदी है तो ही वो पता चलती है। तो मार्च तिमाही में LIC ने अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों में निवेश बढ़ाया। इनमें अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन और अदानी टोटल गैस शामिल हैं। इसके अलावा अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट में LIC ने हिस्सेदारी घटाई है। इन 2 में बिकवाली की है। म्यूचुअल फंड ने मार्च तिमाही के दौरान क्या किया? उन्होंने अदानी ग्रुप की 6 कंपनियों में अपना निवेश कम किया है। देखिए, म्यूचुअल फंड बेच रहे थे, LIC खरीद रहा था। विदेशी निवेशकों को देखा जाए तो मार्च तिमाही के दौरान विदेशी निवेशकों ने अदानी ग्रुप की 5 कंपनियों में निवेश बढ़ाया, 5 कंपनियों में कम किया, टोटल 10 कंपनियां हैं। संस्थागत निवेशकों से हटकर अगर देखें तो मार्च तिमाही के दौरान रिटेल निवेशकों की तरफ से उत्साह देखने को मिला। रिटेल निवेशक यानी कि जो लोग इंडिविजुअल अपनी क्षमता के आधार पर हैसियत से शेयरों को खरीदते या बेचते हैं। अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में जमकर खरीदारी की रिटेल निवेशकों ने। रिटेल निवेशकों ने ग्रुप की सभी 10 कंपनियों में निवेश बढ़ाया। अब आप देखिए, एक तरफ प्रोफेशनल फंड मैनेजर बैठे हैं, वो 10 कंपनियों को नहीं खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ LIC है जो 10 कंपनियों को नहीं खरीद रही है। तीसरी तरफ विदेशी संस्थागत निवेशक हैं जो और स्मार्ट हैं और बड़ी पोटली लिए बैठे हैं, वो भी नहीं खरीद रहे हैं। रिटेल निवेशक 10 शेयर खरीद रहे हैं। चलिए इन पर आते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं LIC की, क्योंकि उसमें राजनीति भी गर्म हो गई। सुबह सुबह कांग्रेस का बयान आया कि भाई देखिए LIC में खरीदारी हुई। सर, ये फैसले पर सवाल क्यों उठ रहे हैं LIC के? शुभम ने आपको बताया कि LIC ने किन किन कंपनियों में निवेश किया है। आप फिर से समझ लें कि LIC उन कंपनियों में निवेश कर रही है जिन कंपनियों को आमतौर पर रैंकिंग पूरी दुनिया में गिरी है, ख़राब है। अडानी समूह के अडानी टोटल गैस को सबसे ज़्यादा पिटाई हुई हमने देखा, अडानी इंटरप्राइजेस को पिटाई भी हुई, बढ़ोतरी भी हुई। LIC का ये निवेश तमाम तरीके से सवालों के घेरे में है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अडानी समूह की स्टॉक्स को लेकर अभी दुनिया के किसी भी बड़ी एजेंसी का, रेटिंग एजेंसी का नज़रिया साफ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अडानी समूह पर 2 बड़ी जांचें चल रही हैं, एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चल रही है और एक सेबी की तरफ से चल रही है। तीसरी बात यह कि सेबी ने अभी हाल में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को अडानी समूह के कामकाज के बारे में बताया। और चौथी बात यह कि शेल कंपनियों को लेकर अभी अडानी समूह से तस्वीर साफ नहीं हुई है। यानी अडानी समूह में पारदर्शिता के सवालों का जवाब अभी नहीं आया है, लेकिन LIC ने बाजार में निवेश बढ़ाया है। याद कीजिए वो दिन मार्च के आसपास के जब LIC को बाहर आकर एक कहना पड़ा था कि वो अपने इक्विटी निवेश को रिस्ट्रक्चर करेगी। अडानी समूह से उस पूछताछ की गई थी। LIC की तरफ से बयान आया था कि अडानी समूह अपने कामकाज की पारदर्शिता के बारे में बताएं। ये नहीं पता चला कि अडानी समूह ने LIC को क्या बताया, लेकिन तिमाही रिपोर्ट में ये पता चला कि LIC फिर आगे बढ़कर निवेश कर रहा है। और जिन कंपनियों में निवेश बढ़ाया गया है LIC ने, उसमें अडानी पावर, अडानी विल्मर और NDTV में आमतौर पर 1% से कम का निवेश है। बढ़ोतरी के तौर पर बढ़ोतरी वहाँ पर भी है। जिन बड़ी कंपनियों में निवेश है उसमें अडानी टोटल, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ग्रीन है, जिनमें LIC के निवेश में ठीक ठाक बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अब ये सवाल इस समय इसलिए ज़्यादा मौजूद हो रहा है क्योंकि स्टॉक मार्केट में अडानी समूह से जुड़े हुए जांच और पारदर्शिता के सवाल प्रमुख दिख रहे हैं। दूसरा पहलू बाजार के नज़रिए से ये हो सकता है, जिसका तर्क भी आ सकता है कि यही तर्क शायद रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ भी आएगा। हालांकि रिटेल इन्वेस्टर्स
का पहलू दूसरा है, क्योंकि अडानी समूह के स्टॉक्स में तेज गिरावट आई है। उनके वैल्यूएशंस के सवाल जो पहले से उठ रहे थे वो अपने वास्तविक वैल्यूएशन के करीब आ गए हैं या उससे नीचे आ गए हैं। तो एक इन्वेस्टर के तौर पर LIC को शायद इसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही हो। पर ध्यान रखना जरूरी है कि LIC सरकारी कंपनी है और सरकार ही अडानी समूह के कामकाज की जांच भी कर रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ ये सवाल आने वाले समय में और उठेगा, और अगर अडानी समूह के स्टॉक्स में आने वाले समय में तेज गिरावट होती तो LIC को नुकसान भी उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, सबसे रेखांकित करने वाला महत्वपूर्ण कमेंट ये है कि सरकार ही जांच कर रही है और सरकार ही कंपनी उसके शेयर खरीद रही है। सर, अब बात करते हैं छोटे निवेशकों की। कोई 5 खरीद रहा है, कोई 4 खरीद रहा है, छोटे निवेशक 10 खरीद रहे हैं। ऐसा क्यों? ये बात और महत्वपूर्ण समझना जरूरी है कि अडानी के समूह अडानी के स्टॉक्स फिलहाल इस समय जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और जांच शुरू हुई है, एक किस्म के स्पेकुलेटिव चॉइस में फंस गए हैं या स्पेकुलेटिव चॉइस के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय के निवेश की संभावनाओं से ज़्यादा भारतीय निवेशकों और निवेशकों का भी एक बड़ा हिस्सा इसमें तत्काल क्विक बक्स के लिए निवेश कर रहा है, और वो हुआ भी है। अडानी समूह के स्टॉक्स को हमने इतना वायलेंट मूवमेंट या इस तरीके का मूवमेंट कम देखा स्टॉक मार्केट में कि एक दिन पहले स्टॉक अपर सर्किट पर और दूसरे दिन स्टॉक लोअर सर्किट पर। एक दिन के अंदर स्टॉक्स में 7 से 8% और 9% का मूवमेंट नहीं देखा जाता है। और शायद निवेशक इस समय अडानी समूह के स्टॉक्स को इसलिए खरीद रहे हैं, और उसमें उन स्टॉक्स को भी खरीद रहे हैं जिनको LIC नहीं खरीद रहा है। जिन स्टॉक्स में LIC ने हाथ नहीं लगाया उनको भी स्टॉक्स खरीद रहे हैं। इसमें अडानी इंटरप्राइज सबसे ज़्यादा है, जहाँ रिटेल ने सबसे ज़्यादा खरीदारी की है। लेकिन अडानी टोटल गैस में भी जिसको पर सबसे ज़्यादा सवाल है, जिसकी परियोजनाएं भी स्थगित हो गई हैं, जिसकी रेटिंग का भी इशू है, उसमें छोटे निवेशकों ने दिसंबर 2022 में 1.55% का था और इस तिमाही के बाद 2.39% की खरीदारी अडानी टोटल गैस में छोटे निवेशकों ने की है। अडानी ग्रीन एनर्जी में लगभग 2 गुने से ज़्यादा की खरीद की गई, और यह खरीद सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद से की जा रही है कि कोई खबर आएगी, क्योंकि अडानी सबसे ज़्यादा न्यूज़ सेंसिटिव पैक है। कोई भी खबर होती है, कोई भी जांच होती है, कहीं भी होती है, तो अडानी समूह के स्टॉक्स में ऊपर नीचे बढ़ोतरी होती है, और उस बढ़ोतरी के कारण उसका लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है, जो खासा खतरनाक और जोखिम भरा है। और यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो सुविचारित रूप से निवेश करने वाले लोग हैं, म्यूचुअल फंड, जिन्हें हर 3 महीने 4 महीने बाद बेटर रिटर्न देना है, उन्होंने अपने हाथ इसमें से पीछे खींच लिए हैं। म्यूचुअल फंड ने पहले भी अडानी स्टॉक्स में कम निवेश कर रखा था, लेकिन अब तो इस घटनाक्रम के बाद म्यूचुअल फंड्स अपना हाथ पीछे से खींच रहे हैं। और दूसरी बात और समझना जरूरी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि अडानी समूह के स्टॉक्स को पिछले 3 महीने के दौरान भारत के स्टॉक एक्सचेंजेस ने लगातार ASM के अंदर, यानी स्पेकुलेटिव रोकने के मैकेनिज्म के अंदर रखा है, फिर निकाला है, फिर डाला है, फिर निकाला है। यानी अपनी तरफ से रेगुलेटर इस बात का इशारा साफ साफ कर रहा है कि स्टॉक्स में स्पेकुलेशन के खतरे बहुत ज़्यादा हैं, इनमें तेज उतार चढ़ाव के खतरे हैं। फिर भी निवेशक इसमें निवेश कर रहे हैं, और वो आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं सामने इसमें। अंबुजा सीमेंट में भी हमने देखा है कि छोटे निवेशकों ने काफ़ी बड़ी खरीदारी की है। बाकी स्टॉक्स में NDTV में भी बड़ी खरीदारी दिखाई दी है। इसकी तुलना में अगर आप म्यूचुअल फंड्स के और बाकी के नज़रिए से देखें तो बाकी जगह काफ़ी कंजर्वेटिव हैं अडानी के निवेश को लेकर, जबकि अभी रेगुलेटरी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। सर, अब बात यही है कि ये चाहे वो रिटेल निवेशक खरीद रहे हो, चाहे वो LIC खरीद रहा हो, चाहे वो कोई तीसरा खरीद रहा हो, किस तरीके के जोखिम ये लोग ले रहे हैं, किस तरीके के जोखिम अभी आपको यहाँ दिखते हैं? सबसे बड़े जोखिम 3 हैं। जैसे अडानी समूह को लेकर एक बड़ा जोखिम ये दिख रहा है कि पहले तो दुनिया की किसी बड़ी एजेंसी ने, रेटिंग एजेंसी ने अडानी समूह की साख गिराई थी, उसमें भारत की एजेंसियां क्रिसिल भी थी, उन्होंने अपनी साख में कोई रिवीजन नहीं किया, एक चीज़। दूसरा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे कि अडानी समूह के कर्ज की समस्या का समाधान आ गया हो, सामने दिखाई देने लगा हो। पिछले 2 महीने में हमने खबरें तो बहुत सुनी, पढ़ी, और संकेत में मिले कि अडानी इस कंपनी से कर्ज लेने की बात कर रहा है, इस म्यूचुअल फंड से बात कर रहा है, या यहाँ बैंकों से बात कर रहा है, पर कोई डील मैच्योर नहीं हुई शुभम अभी तक डेट की, जो कि कर्ज की, क्योंकि अगर नया डेट मिलेगा तो इसका मतलब है कि कंपनी की साख वापस लौट रही। जो एक बड़ी डील मैच्योर हुई, वो डील भी इक्विटी बेचने की थी, और उस इक्विटी निवेशक ने जिस लेवल पर स्टॉक खरीदा था, कीमत उससे नीचे आ गई। तो अगर आप बड़े निवेशकों की दृष्टि से देखें तो अडानी समूह की साख में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया, नंबर 1। दूसरी चीज़ है कि 2 जो रेगुलेटरी जांचें चल रही हैं वो सबसे बड़ा जोखिम है, उनसे क्या निकल कर आता है, सुप्रीम कोर्ट की जांच में क्या निकलेगा, सेबी की जांच में क्या निकलेगा, ये बहुत कुछ इस बात पर अडानी समूह का भविष्य इस बात पर निर्धारित होगा, इस पर निर्भर होगा। दूसरा बड़ा जोखिम। और तीसरा, निवेश की दृष्टि से अगर आप देखें, बड़े लॉन्ग टर्म निवेश की दृष्टि से देखें तो अडानी समूह तो अपने कारोबार से पैर भी पीछे
खींच रहा है, सिकोड़ भी रहा है, नई परियोजनाओं में से निवेश भी सीमित कर रहा है, निकलने की भी कोशिश कुछ जगह से निकलने की कोशिश कर रहा है, कुछ जगह कंपनी अपने खर्च घटाने की कोशिश कर रही। यानी जो पूरी की पूरा प्रोजेक्शन है, जो आने वाले समय की संभावना है, वो संभावनाएं निवेश की दृष्टि से उतनी चमकदार नहीं दिखाई देती मौजूदा परिस्थिति में। इसलिए इन स्टॉक्स में जोखिम ज़्यादा है और शेयर बाजार में ये जोखिम लिया जा रहा है, ऐसे आंकड़े में दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मनी सेंट्रल झटपट। इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने देश का पहला रीट्स और इनविट इंडेक्स लॉन्च किया है। ये इंडेक्स एक्सचेंज पर लिस्टेड और कारोबार करने वाले रीट्स और इनविट्स के प्रदर्शन को दर्शाएगा। जैसे ऑटो इंडेक्स होता है, आईटी इंडेक्स होता है, ऐसे ये रीट्स और इनविट्स इंडेक्स होगा जो उसमें शामिल कंपनियों के या उसमें शामिल ट्रस्ट के प्रदर्शन को दर्शाएगा। रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट एक तरह की निवेश कंपनियां होती हैं। रीट्स रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश और इनविट्स लंबी अवधि की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करते हैं। आयकर विभाग ने अप्रैल 2023 से शुरू हुए वित्त वर्ष के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को अधिसूचित कर दिया है। वित्त वर्ष 23-24 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को 348 तय किया गया है। यह आकलन वर्ष 2024-25 के लिए होगा। एक साल आगे का आकलन वर्ष होता है और उससे पहले वाले साल के लिए इन्फ्लेशन इंडेक्स आता है। बीते वर्ष ये 331 था, 21-22 में 317 था। इस इंडेक्स का प्रयोग क्यों होता है, ये आप जानना चाहेंगे। तो इस इंडेक्स का प्रयोग होता है जब करदाता मकान, गहने, ऐसी कोई चीज़ बेचता है जिस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, तो उसकी गणना के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। निजी क्षेत्र के बड़े बैंक आईसीआईसीआई ने यूपीआई पेमेंट के लिए ईएमआई की सुविधा लॉन्च कर दी है। बैंक के ग्राहक बाय नाउ पे लेटर व्यवस्था के आधार पर इस सुविधा का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रॉसरी, कपड़े, ट्रैवल, होटल बुकिंग, ये सब तमाम चीज़ें खरीदने या सेवाएं लेने के लिए आप इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर अब अलग कंपनी नहीं है। ट्विटर का विलय एलन मस्क के स्वामित्व वाली ऐप एक्स में हो गया है। अमेरिकी कोर्ट में कंपनी फाइलिंग में ये जानकारी दी गई है। एलन मस्क ने पिछले साल अक्टूबर में ही ये साफ कर दिया था कि एक्स ऐप को बड़ा बनाने के लिए उन्हें ट्विटर का अधिग्रहण किया है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? दो महत्वपूर्ण चीज़ें। एक तो एलन मस्क जिस एक्स ऐप को ला रहे हैं, जो कि एक किस्म का सुपर ऐप होगा जिसमें मल्टीपल फैसिलिटीज़ देने की तैयारी की जा रही है। ट्विटर अब उसका हिस्सा हो जाएगा, यानी ट्विटर अब सेपरेट रूप से अलग से बड़ा ऐप या अलग कंपनी नहीं रहेगा। ये बड़ा घटनाक्रम है, बड़ा बदलाव है। ट्विटर में बहुत सारे उठापटक, उतार चढ़ाव हुए हैं पिछले दिनों में। उस उतार चढ़ाव की तुलना में क्रम में ये एक और नया कदम है। इसलिए आने वाले समय में शायद एलन मस्क अपने एक्स ऐप को ही मेगा ऐप या फ्लैगशिप ऐप बनाकर लाएंगे और ट्विटर उसके भीतर शामिल होगा। दूसरा, इन्फ्लेशन कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स आ गया है। इसे आप अपने आर्थिक सलाहकार या टैक्स सलाहकार से पूछकर समझिए और जानने की कोशिश करिए, क्योंकि कैपिटल गेंस टैक्स की सही गणना के लिए इस इंडेक्स को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अभी हाल में हमने अटल पेंशन योजना पर एक वीडियो बनाया था, एक शो बनाया था, जिसको आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तमाम लोगों के सवाल थे कि वो इस स्कीम के बारे में जानना चाहते थे, इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे, पेंशन के बारे में जानना समझना चाहते थे। तो टीम ने तय किया है कि कल हेलो मनी 9 में हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना में और पेंशन योजना से जुड़ी अन्य स्कीमों पर। अगर आपका कोई सवाल है तो लिखकर हमको भेज दीजिए 9311121874 पर। हर्षद चेतनवाला कल हमारे साथ होंगे दोपहर 2 बजे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। money9query@tv9.com पर भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। मोबाइल नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि तभी हमारी टीम आपसे बात करेगी और हर्षद जी से आपकी बात करवा पाएगी। कोई भी सवाल आपके मन में हो, आप तत्काल आइए, जुड़िए, पूछिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।